स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर या इस टॉपिक में कुछ सब टॉपिक्स या टॉपिक्स इंक्लूड किए गए जो कि निम्न हैं। फर्स्ट है टॉपिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल हिंदी में इसको बोलेंगे प्रजनन चक्र। प्रजनन चक्र ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं, अंडाशय साइकिल भी बोलते हैं इसे। ओवेरियन साइकिल, अंडाशय चक्र। सेकंड इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओवेरियन साइकिल, अंडाशय चक्र है, इसके टाइप्स। फर्स्ट जो टॉपिक अपन ने लिया आज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड है एस्ट्रियस साइकिल। थर्ड टॉपिक है मेनार्के। मुख्यतः इसमें डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसकी। नेक्स्ट है मीनोपाज। मेनार्के इसको रजो दर्शन बोलते हैं, इसे रजो निवर्ति बोलते हैं। नेक्स्ट है फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र की अवस्थाएं या प्रावस्थाएं। नेक्स्ट पार्चुरेशन, प्रसव। ये टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक वो ले रहा हूँ मैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रजननीय चक्र कहते हैं इसे, या अंडाशय चक्र भी कहते हैं। देखो इसका सिंपल मीन्स है ऑल साइक्लिंग इवेंट्स कि मादा मनुष्य में अनेक चक्रीय घटनाएं घटित होती हैं। ऑल साइक्लिंग इवेंट कंप्लीटेड इन ऑल फीमेल मैमल ड्यूरिंग reproduction is called reproductive cycle। या इसको बोलेंगे प्रजनन चक्र। देखो ये अर्थ आया आपके सामने 11th क्लास में भी। बायोटिक प्रोसेस है, प्रजनन कहते हैं, जनन कहते हैं हिंदी में इसे। सामान्यतः अगर हम इसको डिफाइन करें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेरेंट प्रोजेनी का निर्माण करें उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन या जनन कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, जो टॉपिक अपन ने लिया है प्रजनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल या इसको ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। ये जितने सारे इस नेचर में स्तनीय जीव हैं, मादा स्तनीय जीव, उन जीवों में एक निश्चित समय के पश्चात कुछ चक्रीय इवेंट होते हैं, कुछ चक्रीय घटनाएं घटित होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, प्रजननीय चक्र कहते हैं। देखो दूसरा इसमें जाकर लें, ये सामान्य अर्थ है। देखो वंस अगेन, इस नेचर में जितने सारे मादा स्तनीय जीव हैं, उन मादा स्तनीय जीवों में प्रजनन क्रिया के दौरान कुछ विशेष प्रकार की चक्रीय घटनाएं घटित होती हैं, कर्मिक रूप से घटित होती हैं, वो भी उससे रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। जनन का अर्थ है, एक तो जनन बायोटिक प्रोसेस है, जैविक क्रिया यानी सजीव दर्शाते हैं। दूसरा अगर हम इसको डिफाइन करें,
पेरेंट प्रोजेनी, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेरेंट जीव भाग लेकर प्रोजेनी बनाए, संतति बनाए। देखो दूसरा अगर हम इसका लें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रजनन चक्र के प्रकार। देखो मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला जो ये चैप्टर है या टॉपिक है, फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र बोलेंगे हिंदी में, आर्तव चक्र, रज चक्र भी बोलते हैं इसे। सेकंड है एस्टरियस साइकिल, इसको बोलेंगे मध्य चक्र। ये दो इसके टाइप्स हैं। प्रजनन तंत्र कहते हैं हिंदी में इसे। दो टाइप्स हैं, आर्तव चक्र या रज चक्र, दूसरा मध्य चक्र। ध्यान ये रखना है दोनों मैमल्स में कंप्लीट होते हैं। मैमल्स में भी, ये प्राइमेट में कंप्लीट होते हैं। प्राइमेट वे जीव हैं जो दो पैरों से खड़े हो सकते हैं, दो पैरों से चल सकते हैं। ये नॉन प्राइमेट जीवों में संपन्न होता है। यानी कहने का अर्थ है मादा मनुष्य में जो संपन्न होगा या ह्यूमन बीइंग में जो संपन्न होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और बंदर में भी, मंकी में भी यही संपन्न होता है। इसके अलावा जितने सारे जीव हैं मैमल्स में, उनमें एस्ट्रियस साइकिल संपन्न होता है, मध्य चक्र। देखो वंस अगेन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र, रज चक्र, दूसरा एस्ट्रियस मध्य चक्र। ये प्राइमेट में होता है, ये नॉन प्राइमेट में होता है। ये एक निश्चित समय के पश्चात होता है, यानी लगभग 28 दिन के पश्चात, और ये लगभग लंबे समय के पश्चात होते हैं। इसमें रक्तस्राव की घटना होती है, इसमें कोई रक्तस्राव की घटना नहीं होती है। देखो फर्स्ट इसमें ले रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको अगर हम परिभाषित करें कि सामान्य अर्थ क्या है इसका, देखो नेक्स्ट जो पार्ट है या टॉपिक हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट है इट इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल, यह एक प्रजनन चक्र है। रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रजनन चक्र है। दैट अकर इन द फीमेल ऑफ प्राइमेट, यह सामान्यतः फीमेल प्राइमेट्स में संपन्न होता है। लाइक एग्जाम्पल में अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग यानी मानव में या मादा मनुष्य में। सेकंड है मंकी में। ये तो इसकी सामान्य परिभाषा। देखो दोबारा, मादा प्राइमेट प्राणियों में संपन्न होने वाला साइक्लिक प्रजनन तंत्र को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल है ये मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में और मंकी में, एप्स में भी होता है। देखो सेकंड है मेनार्के, इसको हिंदी में बोलते हैं रजोदर्शन। देखो इसको अगर हम परिभाषित करें, इट इज द फर्स्ट मेंसुरेशन। देखो सामान्य अर्थ में इसको बोलते हैं ब्लीडिंग, रक्तस्राव। दैट बीइंग एट द ऑन सेट ऑफ प्यूबिरिटी इन फीमेल ह्यूमन, it beings at the age of 13 to 14 years। मादा मनुष्य में लगभग 13 से 14 एज में
जिसे प्यूबरिटी भी कहते हैं, रक्तस्राव की घटना प्रारंभ होती है। फर्स्ट टाइम जो रक्तस्राव की घटना प्रारंभ होती है उसे रजोदर्शन कहते हैं। देखो वंस अगेन, मादा मनुष्य में लगभग 13 से 14 ईयर्स की एज में, जिसे प्यूबरिटी भी कहते हैं, फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग की जो घटना होती है, आर्तव चक्र की जो घटना होती है, उसे मेनार्के या रजोदर्शन कहते हैं। देखो यदि ये प्रक्रिया स्टॉप हो जाए एक निश्चित एज के पश्चात, मादा मनुष्य में लगभग 50 ईयर्स की एज में रजोदर्शन स्टॉप हो जाता है, जिसे मीनोपाज कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मादा मनुष्य में एक निश्चित एज यानी लगभग 50 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना, वो मीनोपाज कहलाता है। देखो सेकंड है मीनोपाज, इसको हिंदी में बोलते हैं रजोनिवृत्ति। इट इज द पीरियड in the life of woman when menstruations, it means bleeding, naturally stops at the age of about 50 years। देखो वंस अगेन, मादा मनुष्य में लगभग 50 ईयर्स की आयु में ब्लीडिंग का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्राकृतिक रूप से स्टॉप होना रजोनिवृत्ति या मीनोपाज कहलाता है। तो ये इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन एज ऑफ 13 to 14, और ये 50 ईयर में नेचुरली स्टॉप होना, वो मीनोपाज कहलाता है। देखो सेकंड अगर हम इसमें टॉपिक देखें, वो है फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र की अवस्थाएं। देखो मुख्यतः 4 अवस्थाएं आएंगी, एक इसको फिगर के बेस पर हम समझेंगे इसे। फर्स्ट अवस्था है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड है फोलिकुलर फेज। थर्ड है पुटक की अवस्था कहते हैं, इसे आर्तव अवस्था, इसे पुटक की अवस्था। ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था बोलते हैं। लास्ट है, इसके बाद की संपन्न होगी इसलिए इसको बोल देंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी। ये 4 प्रावस्थाएं हैं। देखो फर्स्ट आर्तव अवस्था, दूसरी पुटक की अवस्था, तीसरी अंडोत्सर्ग अवस्था, इसके बाद होगी इसलिए इसको पश्च अंडोत्सर्ग कहेंगे। ये ध्यान कर लेना, इस फोलिकुलर को पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हैं। देखो ये है सामान्यतः मादा मनुष्य में कौन कौन से जो चेंजेज होते हैं वो। ये है फर्स्ट फेज, ये है सेकंड फेज, ये है थर्ड फेज, ये है फोर्थ फेज। ये 4 फेजेज होती हैं जो कि निम्न है। फर्स्ट है इसमें मेंस्ट्रुएशन, और सेकंड है फोलिकुलर फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ओव्यूलेटरी फेज, और ये नेक्स्ट पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसको बोल सकते हैं इट इज़ ए फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह है मादा मनुष्य में आर्तव चक्र की प्रथम अवस्था है। ये द्वितीय अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है, ये चतुर्थ अवस्था है। प्रत्येक में अलग अलग टाइमिंग आएगा। ये सामान्यतः संपन्न होती है 1 से 4 दिन या 5 दिन संपन्न होती है। जैसे ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होता है, उस दौरान प्रत्येक मंथ ये जो प्रावस्था है 1 से 4 दिन या 1 से 5 दिन, ये अगर हम लेंगे 5 से 13 दिन तक संपन्न होती है।
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ संपन्न होगी ये ओव्यूलेटरी फेज 14वें दिन, 15वें से लेकर 28वें दिन तक संपन्न होती है पोस्ट ओव्यूलेटरी। ये तो है टाइमिंग। देखो वंस अगेन, मेंस्ट्रुएशन, और इसको ये भी बोल सकते हो आप मेंस्ट्रुअल फेज, आर्तव अवस्था। ये तो पहला तो है, देखो ये आर्तव चक्र की प्रथम अवस्था है। दूसरा है इसमें बिंदु, इसका टाइमिंग 1 से 4 दिन। अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे। इसमें मुख्य रूप से रक्त स्राव की घटना होती है। ये इस फिगर में जो दिखाया गया है ये है ब्लड, रक्त स्राव। ये जो लेयर दिखाई गई ये एंडोमेटीरियम दिखाया गया है। 3 लेयर अपन ने यूट्रस में की थी प्रीवियस चैप्टर में, एंडोमेटीरियम, मायोमेटीरियम, पेरीमेटीरियम। ये एंडोमेटीरियम है, ये इस फिगर में दर्शाया गया। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रारंभ के दौरान पहली जो आर्तव अवस्था है उस आर्तव अवस्था का टाइमिंग है एक तो 1 से 4 दिन, यानी लगभग 4 दिन तक ये प्रावस्था संपन्न होती है। इसमें मेंसेज का अर्थ है रक्त स्राव होता है देह से। दूसरा है कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं जो इसमें रक्त का निर्माण करती हैं। रक्त के निर्माण में एक तो है ये एंडोमेटीरियम, ये एंडोमेटीरियम ब्रेक होती है, ब्रस्ट होती है। साथ में टिश्यू फ्लूइड, ब्लड, म्यूकस आदि सभी ब्लड का निर्माण करती हैं। देख, फर्स्ट ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस व एंडोमेटीरियम, ये 4 संरचनाएं ब्रेक होकर, ब्रस्ट होकर एक फ्लूइड का निर्माण करती हैं, ब्लड का निर्माण करती हैं, जो कि इस अवस्था के दौरान देह से निष्कासित होता है या देह से रिलीज किया जाता है। देखो दूसरी जो प्रावस्था है और भी है, इसमें 2 एंडोमेटीरियम की 2 मुख्यतः परत होती हैं। प्रीवियस चैप्टर में अपन ने एक ही लेयर पढ़ी थी, इसकी भी 2-3 लेयर होती हैं। एक है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, दूसरा स्ट्रेटम बेसिलस। ऐसे अगर हम एंडोमेटीरियम दर्शाएंगे इसकी 2 सब लेयर होती हैं, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये स्ट्रेटम बेसिलस। ये दोनों आपस में संयुक्त होकर एंडोमेटीरियम बनाती है। कहने का अर्थ है एंडोमेटीरियम 2-3 लेयर से मिलकर बना है। इसमें भी स्ट्रेटम बेसिलस वो ब्रश नहीं होती है, वो टूटती नहीं है, केवल स्ट्रेटम फंक्शनलिस वही टूटती है। इसके साथ में ब्लड वेसल्स यानी ब्लड, टिश्यू फ्लूइड व म्यूकस, ये सब एक तरल का निर्माण करते हैं जिसे मेंसेस या ब्लड कहते हैं। ये तो पहली अवस्था है। देखो वंस अगेन, पहली अवस्था का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। यह हिंदी में बोलेंगे आर्तव अवस्था। टाइमिंग है 1 से 4 दिन। क्या होगा इस दौरान, देह से ब्लड रिलीज होता है मादा मनुष्य से, मेंसेस बोलेंगे, ये ब्लड को दर्शाया गया। ब्लड का निर्माण कौन कौन या उस तरल का निर्माण कौन कौन करते हैं, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड, म्यूकस, टिश्यू फ्लूइड और एंडोमेटीरियम। एंडोमेटीरियम की 2 सब लेयर हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और दूसरी है स्ट्रेटम बेसिलस। इसमें स्ट्रेटम फंक्शनलिस ये टूटकर फ्लूइड का निर्माण करती है। आगे आगे जैसे ये प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी इसके पश्चात यदि निषेचन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में ये दोबारा एंडोमेटीरियम का निर्माण होता जाता है। 5वें दिन से लेकर 28वें दिन तक पुनः एंडोमेटीरियम बन जाती है। अगले समय यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं संपन्न हो रही है तो दोबारा ब्रस्ट होगी, दोबारा टूटेगी, दोबारा फ्लूइड निर्माण होगा, दोबारा मेंस्ट्रुअल फेज आएगी। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरी जो फेज है फोलिकुलर फेज बोलते हैं इसे, या इसे पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फेज इसके बाद में संपन्न हो रही है इसलिए इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं। इसका टाइमिंग है 5 से 13 दिन। 5th डे से 13 डे तक ये प्रोसेस या ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे अन्य अर्थ में क्या बोल सकते हैं, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं। इस वाली फेज में ये पुट्टा कोशिकाएँ ऊजनेसिस में आई हैं आपके उगोनिया, प्राइमरी oocyte के चारों ओर फोलिकुलर सेल एक लेयर के रूप में जमा हो जाती हैं, उसे प्राइमरी फोलिकुल कहते हैं। एक और जमा हो जाती है, देखो यहाँ 2 जमा है, उसे बोलेंगे सेकेंडरी फोलिकुल्स। और जमा हो जाती हैं वो टर्सरी फोलिकुल्स, ये टर्सरी, प्राइमरी, देखो उगोनिया, फिर उससे oocyte बनेंगी प्राइमरी oocyte पर एक फोलिकुलर लेयर जमा हो जाती है, उसे प्राइमरी फोलिकुल्स कहते हैं। यहाँ एक और अरेंज हो जाती है, सेकेंडरी फोलिकुल्स कहते हैं। यहाँ एक और अरेंज हो रही है, इसे टर्सरी फोलिकुल्स कहते हैं। टर्सरी फोलिकुल्स में भी प्राइमरी oocyte ही होता है, परंतु ये प्राइमरी oocyte अब अनइक्वल मियोसिस दर्शाता है। अगर ऊजनेसिस आपको ध्यान में असमान और सूत्री विभाजन दर्शाता है, ऐसी स्थिति में अंदर तो प्राइमरी oocyte से कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। साथ ही ये जो
टर्सरी फॉलिकल्स है, ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना लेगा, इसको मेच्योर फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। देखो प्राइमरी ओसाइट, एक लेयर जमा होने पर फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, यहाँ प्राइमरी ओसाइट है, ये अनइक्वल म्योसिस शो करेगा, डिवाइड होगा। ऐसी स्थिति में सेकेंडरी ओसाइट वो पोलर बॉडी बनेंगे और ये टर्सरी किस में बदल जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स में। यहाँ अधिक मात्रा में पुट्टा कोशिकाएँ अरेंज हो रही हैं, पुट्टा कोशिकाओं की व्यवस्था बन रही है, इसलिए इस अवस्था को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, पुट्टा की अवस्था है, क्योंकि पुट्टा कोशिका निरंतर व्यवस्थित हो रही है। आगे एक हार्मोन रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन। तीसरी है ओव्यूलेटरी फेज, ये वाली फेज है, ये वाली स्थिति दिखाई गई है 14वें दिन, ये जो लाइनिंग दिखाई है ये ओव्यूलेटरी फेज है। यहाँ ध्यान कर लेना LH हार्मोन के प्रभाव से, ये दो हार्मोन्स ऊपर दर्शाए गए हैं, FSH और LH, दोनों पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दोनों को कंबाइंड रूप से GnRH कहते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रारंभ में दोनों की मात्रा कंसंट्रेशन लेवल कम है, परंतु जैसे ही आर्तव चक्र प्रक्रिया 14वें दिन तक पहुँचती है तो दोनों ऐसे पीक लेवल तक पहुँचते हैं। अत्यधिक मात्रा का स्रावण हो रहा है 14वें दिन के आसपास दोनों में। इस LH हार्मोन के प्रभाव से इस पीक का अर्थ है, इस चोटी का अर्थ है, यहाँ अत्यधिक श्रावण है इनका। कब? 14वें दिन। 14वें दिन कौन सी अवस्था है? 14वें दिन अवस्था है ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था। इस LH हार्मोन का कहाँ फंक्शन करेगा? ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स पर यहाँ फंक्शन करता है। इसको क्या कर देगा? ब्रस्ट कर देगा। ये ब्रस्ट हुई हुई है, ध्यान कर लेना। जैसे यहाँ फॉलिकल सेल पर कार्य करेगा, इनको ब्रस्ट कर देगा। ब्रस्ट होने के फलस्वरूप ये सेकेंडरी ओसाइट ये तो मुक्त हो जाएगा। इस मुक्त होने की घटना को क्या बोल देंगे? ओव्यूलेशन। LH हार्मोन के प्रभाव से परिपक्वन ग्राफियन पुट्टिका के ब्रस्ट होने से सेकेंडरी ओसाइट का मुक्त होना ओव्यूलेशन कहलाता है। अब देखो अगला क्या है, ये ब्रस्ट हुई से फॉलिकल्स हैं, ये पुनः संयुक्त होती हैं। ये संयुक्त यही दर्शाई गई, ये वाली संरचना इसी से बनी है। ये संरचना बोल सकते हैं इसमें मॉडिफाई हुई है, परिवर्तित हुई है, पुनः संगठित होती हैं और एक येलो कलर संरचना बनाती हैं जिसे पित्त पिंड कहते हैं, पीले रंग का पिंड, या कार्पस लूटियम कहते हैं इंग्लिश में। यदि निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो रही है यानी ओवम और स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करेगा। ये देखो यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दोनों अंडाशयी हार्मोन है। यहाँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है, परंतु यहाँ कार्पस लूटियम एक ही हार्मोन स्रावित कर रहा है। यहाँ ये बन रहा है तो यहाँ इसका ये जो पीक नुमा संरचना दिखाई गई, शिखर नुमा, ये इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कार्पस लूटियम करता है, पित्त पिंड कर रहा है। यहाँ ही इसका निर्माण हो रहा है तो यहीं इसका स्राव अत्यधिक होगा। इसके पश्चात यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं हो रही है तो ये कार्पस लूटियम अपाशित हो जाता है और अपाशित होकर एक छोटी संरचना बना लेता है श्वेत रंग की, जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में कार्पस लूटियम है नहीं है तो इसका प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कम हो जाएगा। ये प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कम हो जाता है तो ऐसे नीचे दर्शाया गया है वापस। यहाँ ध्यान कर लेना, पुट्टा कोशिकाएं अधिक हैं। पुट्टा कोशिकाएं मादा मनुष्य में किसका स्रावण करेंगी? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो यहाँ पुट्टा कोशिकाएं मेच्योर ग्राफियन पुट्टिका में अधिक हैं, इसलिए पीक दर्शाया गया है। वापस एक स्थिति ऐसी है, दोबारा 28 दिन के बाद में प्रक्रिया प्रारंभ होगी, दोबारा एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है। लास्ट जो फेज है इसमें पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये वाली है। इसका जो टाइमिंग है वो है 15 से 28 दिन। लास्ट है अंतिम प्रावस्था इसको बोल सकते हैं। दूसरा है इसमें एंडोमेटेरियम पुनः निरंतर बन रही है, एक थिक लेयर के रूप में पुनः बन जाती है। ग्लाइकोजन का इसमें अत्यधिक डिपोजिशन हो जाता है, साथ में टिश्यू फ्लूइड इसकी क्वांटिटी इसमें निरंतर बढ़ जाती है। अंदर तरल है, यह तरल भी अत्यधिक हो जाता है, ग्लाइकोजन का डिपोजिशन भी हो जाता है, जिससे यह एंडोमेटेरियम एक थिक लेयर के रूप में आ जाता है, मोटे स्तर के रूप में आ जाता है। वापस यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में 29वें दिन यानी अगले महीने वापस ये प्रक्रिया आ जाती है। कौन सी? ये वाली, ये दोनों सेम है। ये वाली ब्लड का वापस स्रावण होता है यानी मेंस्ट्रुअल फेज वापस इनिशिएट हो जाती है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दो तो ये हार्मोनों के बारे में, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है। 14वें दिन अधिक स्रावण है इसलिए इनको पीक के रूप में दर्शाया गया है, वापस इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। एक हार्मोन ये दर्शाया गया है प्रोजेस्टेरोन, इसका स्रावण कार्पस लूटियम करेगा। कार्पस लूटियम यहाँ बन रहा है तो इसका स्रावण यहाँ अत्यधिक होगा। पुट्टा कोशिकाएं ये स्रावित करेंगे एस्ट्रोजन, तो पुट्टा कोशिकाएं अधिक बन रही हैं तो इसका यहाँ अधिक होगा। तो ये सामान्यतः मादा मनुष्य में जो आर्तव चक्र प्रक्रिया संपन्न होती है उसका एक फिगर है जिसको दर्शाया गया है। 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है। एक पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ये ओवेरी के हार्मोन्स, ये अंडाशयी हैपनिंग्स, और ये वाले हैं यूट्रस का एंडोमेटेरियम कैसे ब्रेक होगा, कैसे ब्लड का निर्माण होगा, कैसे वापस ठीक होता जाता है, पुनः वापस ब्रेक होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
अब देखो इसमें अगर हम देखें फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। 4 फेजेज आई हैं आपके सामने, उसमें फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, आर्तव अवस्था बोलेंगे हिंदी में। देखो कौन सी अवस्था है, प्रथम अवस्था है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज ए फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड देखो इस फेज का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है फर्स्ट टू फोर्थ डे, 1 से 4 दिन। क्या होगा देखो इस अवस्था में एक फ्लूइड बनेगा, उस फ्लूइड का निर्माण कौन करता है? इन दिस फेज पीरियोडिक डिस्चार्ज यानी देह से निष्कासन ऑफ ब्लड टिश्यू फ्लूइड, उत्तक तरल बोलेंगे, म्यूकस एंड एंडोमेटीरियम लेयर। इसकी भी 2 सब लेयर हम पढ़ेंगे इसमें, फंक्शनलिस और बेसिलस। देखो इन दिस फेज यूट्रस एंडोमेटीरियम सबसे आंतरिक स्तर है, गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर, टेम्परेरी लेयर स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्रस्ट यानी टूटती है, एंड रिमेन स्ट्रेटम बेसिलस थिन लेयर, और एक पतली लेयर के रूप में एंडोमेटीरियम बचा रहता है जिसे स्ट्रेटम बेसिलस बोलते हैं। देखो सेकंड अगर हम देखें फेज फोलिकुलर फेज, कौन सी है? दूसरी प्रावस्था है, तो ये बोलेंगे यह द्वितीय प्रावस्था है। इट इज ए सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो इसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 5th डे टू 13 डे, 5वें से 13वें दिन ये प्रावस्था संपन्न होती है। देखो क्या होता है इस दौरान, मुख्यतः पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स इन दिस फेज पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन stimulate by the hypothalamus FSHRH। हाइपोथैलेमस पहले भी पढ़ चुके हैं हम, GnRH, उससे एक हार्मोन रिलीज होगा FSRH। वो क्या कार्य करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है। प्रेरित होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्रावित करेगी? FSH। देखो FSH अभी इस फिगर में लिया अपन ने, ये FSH का श्रावण होगा यहाँ अधिकतम, ये FSH है, इसका अधिकतम श्रावण होगा, परंतु इसको स्टिमुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है क्या प्रक्रिया होगी इस दौरान? देखो जो चेंजेज होंगे, प्राइमरी फॉलिकुल्स
सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स और मेच्योर फॉलिकल बनेगा इस दौरान। ये आ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सेकंड ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन। देखो वंस अगेन, प्राथमिक जो पुटक बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल कब बनेंगे? प्राइमरी ओसाइट के चारों ओर फॉलिकल सेल के जमा होने से। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलेगा, परिवर्तित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होगा। ये वाला है प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी टर्सरी ये मेच्योर है, तो प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स में बदलता है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होगा। यहाँ ये बन रहा तो एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ अत्यधिक स्रावण होता है। ये दूसरी अवस्था है। अब देखो तीसरी अवस्था है, वो है ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था, हिंदी में बोलेंगे इसे अंडोत्सर्ग प्रावस्था। टाइमिंग है इसका, एक तो कौन सी फेज है, दो पढ़ चुके हैं पहले, तो ये आ जाएगा इट इज ए थर्ड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो टाइमिंग है इसका 14th डे, 14वें दिन, आर्तव चक्र के 14वें दिन ये प्रावस्था संपन्न होती है। क्या होगा देखो, इस दौरान इसका सर्वाधिक श्रावण होता है, एलएच का सर्वाधिक श्रावण होता है, एफएसएच का भी होता है, एलएच का श्रावण। कार्य क्या करेगा, इस ग्राफिन पट्टिका को ब्रश करेगा, ये ब्रश हुई हुई है, ये सेकेंडरी साइड मुक्त होगा। इस मुक्त होने की घटना को क्या बोल देंगे, ओव्यूलेशन बोल देते हैं। इस दौरान जैसे ही मेच्योर ग्राफिन पट्टिका ब्रस्ट होगी, ये तो पुनः संयुक्त होकर क्या बना लेती है, कार्पस लूटियम बना लेती है, पीले रंग का पिल बना लेती है। यहाँ एलएच का अत्यधिक श्रावण है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं, कि आर्तव चक्र के 14वें दिन एलएच श्रावण, एलएच हार्मोन का अत्यधिक श्रावण, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। आ जाएगा देखो, सेकंड है इसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ध्यान ये रखना, एस्ट्रोजन पुट्टक कोशिकाएं स्रावित करती हैं, प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम स्रावित करता है पित्तपिंड। एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द मिड साइकिल इंड्यूस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड, इसको यही बोल सकते हैं हम, रप्चर यानी ब्रस्ट टूटने को बोलेंगे। एंड ओवम रिलीज्ड, देखो अगेन आर्तव चक्कर के लगभग मध्य में 28 दिन का टाइमिंग होता है कंप्लीट, तो आधा हम बोल सकते हैं 14वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन का अत्यधिक स्रावण होगा, क्योंकि पुट्टक कोशिकाएं अधिक होंगी। इस दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा, ब्रस्ट होगा। ये देखो ब्रस्ट की आवाज़ दर्शाया गया इसमें, ब्रस्ट होगा, ब्रस्ट होने से ओवम रिलीज्ड होता है, और उसे क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। देखो द इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच इज कॉल्ड एलएच सर्ज, एलएच का अत्यधिक श्रावण एलएच सर्ज कहलाता है। ये तीसरी फेज है। नेक्स्ट है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज,
कौन सी प्रावस्था है ये? फोर्थ है, तो ये बोल सकते हैं इट इज ए फोर्थ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह आर्तव चक्र की चतुर्थ अवस्था है, अंतिम भी बोल सकते हैं। देखो इसका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग अब तक आया 14वें दिन तक, तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ से 15वें दिन से 28वें दिन तक। देखो क्या चेंजेज होगा इसमें। एक तो हो जाएगा इसमें डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन, कॉमा इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ टिश्यू फ्लूइड, सो एंडोमेटेरियम बिकम थिक। देखो इस दौरान एंडोमेटेरियम में क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होता है, टिश्यू फ्लूइड का जमा होता है। ऐसी स्थिति में एंडोमेटेरियम एक थिक लेयर के रूप में आ जाता है, मोटी परत के रूप में आ जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट ले लेंगे पार्चुरेशन लैक्टेशन। ये आज का जो टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक्स।